एजुकेशन कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित दैनिक भास्कर के निदेशक श्री पवन अग्रवाल जी और नेशनल पॉलिटिकल एडिटर श्री धर्मेंद्र भदौरिया जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे शिक्षाविद और सभी सम्मानित अतिथिगण, दैनिक भास्कर की पूरी टीम, मैं सबसे पहले शिक्षा के विभिन्न आयामों से जुड़ी हुई इस गहन मंथन, इस गंभीर चर्चा के आयोजन के लिए दैनिक भास्कर का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और दैनिक भास्कर को शुक्रिया, आभार, आपने मुझे इस आयोजन में आमंत्रित किया। आज का ये विषय बेहद खास है हमारे लिए जो सरकार का अंग है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देश आज एक बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत 2047। तो जब हम एक विकसित देश की कल्पना करते हैं तो उसमें दो स्तंभ, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनके बिना हम एक विकसित देश की कल्पना नहीं कर सकते। किसी देश की आबादी शिक्षित तो है लेकिन स्वस्थ नहीं है, और स्वस्थ तो है लेकिन शिक्षित नहीं है। दोनों ही परिस्थितियों में हम देश की आबादी की क्षमता और उसके सामर्थ्य का उपयोग राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में नहीं कर सकते। और यही कारण है कि जब हम विकसित भारत की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं तो हमारी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया है। चूंकि मैं स्वास्थ्य महकमे को देखती हूं, इसलिए स्वास्थ्य पर भी थोड़ी सी बात जरूर रखना चाहूंगी कि विकसित भारत की कल्पना में हम स्वास्थ्य को कैसे देखते हैं। तो ऐसा देश जहां पर हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को सुनिश्चित कर सकें, यानी देश के हर नागरिक के पास 146 करोड़ की हमारी आबादी है, 2047 तक कितनी होगी आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन उस विकसित राष्ट्र में एक एक नागरिक के पास सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित हो, ये हमारी सोच है। और इसके लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। सबसे पहले तो हमने स्वास्थ्य सेवा पर होने वाले अपने खर्च को बढ़ाया है। सरकार लगातार स्वास्थ्य क्षेत्र में होने वाले अपने बजट एलोकेशन को बढ़ा रही है और अभी जो हमारा बजट पेश हुआ, स्वास्थ्य विभाग का बजट बढ़कर 1,06,000 करोड़ से भी अधिक पहुंच गया है। और निरंतर जब हम अपना खर्च बढ़ाते जा रहे हैं तो उसका प्रभाव ये है कि एक आम आदमी की जेब से होने वाला खर्च, जिसे हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस कहते हैं, वो कम होता जा रहा है, वो घटता जा रहा है। और स्वास्थ्य के पूरे स्ट्रक्चर को हम ओवरहॉल कर रहे हैं, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर हो, सेकेंडरी हेल्थ केयर हो या टर्शरी हेल्थ केयर हो, आज हर स्तर पे बदलाव हो रहा है। हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हैं, जैसे देश के अंदर जो हमारे 1,80,000 से ज़्यादा प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मौजूद है, जिसे हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर आज कहते हैं, ये एक बदले हुए स्वरूप में। आज इन पर एक आम नागरिक को हम 12 आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं का पैकेज सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये दुनिया का सबसे बड़ा हमारा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है, जिसमें हमने 62 करोड़ की आबादी को 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज का एक सुरक्षा कवच प्रदान किया है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, अमृत फार्मेसी, प्रधानमंत्री डायलिसिस कार्यक्रम जैसे तमाम हमारे प्रयास हैं, जिसके माध्यम से आज एक आम व्यक्ति के जेब का खर्च कम हो रहा है। दवाओं की, वैक्सीन की, सर्जिकल इम्प्लांट्स की कीमतों में काफी हद तक अंतर आया है इन प्रयोगों के चलते। आम आदमी को कैसे राहत मिले, ये हमारे सारे प्रयासों के केंद्र में है। और चूंकि भारत के पास अपने बहुत सारे यूनिक चैलेंजेस हैं, जो अभी हमारी आबादी है वो 146 करोड़ की है, आने वाले समय में ये बढ़ती जाएगी। तो हमारी
आबादी वास्ट के साथ साथ डाइवर्स भी है, हमारे अपनी भौगोलिक चुनौतियां भी हैं। हमारे देश में आज डुअल बर्डन है, गैर संचारी रोगों का और संचारी रोगों का, और इसके साथ ही इतने बड़े देश में विशेषज्ञों की कमी, संसाधनों का अभाव। तो हमारी ये जो अपनी यूनिक चैलेंजेस है, इसको देखते हुए जब हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करते हैं तो हमारे लिए टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। और भारत ने बड़े पैमाने पर इसको किया है। दुनिया के अग्रणी देशों में से भारत है जिसने डिजिटल हेल्थ इनोवेशंस को अपनाया है और उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हमने एक बहुत बड़ा आयोजन दिल्ली में देखा। ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट था और दुनिया भर से एक्सपर्ट्स आए, पॉलिसी मेकर्स आए, ग्लोबल लीडर्स आए, सबने चर्चा की कि तमाम सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, हर जगह हम कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर सकते हैं। हम हेल्थ में भी इसका उपयोग कर रहे हैं। डिजीज सर्वेलेंस से लेकर प्रिवेंशन से लेकर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट तक हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन आज हमारे हेल्थ फ्रेमवर्क में किया है। और चूंकि बात आज शिक्षा की है तो मेडिकल एजुकेशन में हमने क्या प्रयास किया, क्या प्रगति की, इसका जिक्र करना भी मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। देश में आने वाले समय में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर्स हो, स्पेशलिस्ट हो, नर्सिंग स्टाफ हो, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हो, इसकी भी चिंता हमने भरपूर की है। और इन 12 वर्षों में मेडिकल एजुकेशन में हमारा ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। हमने देश के अंदर 157 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाकर खड़े कर दिए मात्र 12 वर्षों में। और अगर मैं गवर्नमेंट प्राइवेट सारे मेडिकल कॉलेजेस की संख्या मिलाकर कहूं तो मुझे आपके बीच कहते हुए खुशी होती है कि 12 सालों में देश के अंदर हमने मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 387 से बढ़ाकर 818 पहुंचा दी है। और इतना ही नहीं, हमारे जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं हमने उसमें एमबीबीएस और पीजी की सीट्स भी बढ़ाई। तो जो हमारे पास अंडर ग्रेजुएट की सीटें आज से 12 साल पहले केवल 51,000 हुआ करती थी, आज वो बढ़कर 1,29,000 से अधिक हो गई है। पीजी की सीटें जो हमारे पास 31,000 हुआ करती थी वो बढ़कर आज 82,000 से अधिक हो गई हैं। और अभी भी हम रुके नहीं हैं, हम निरंतर यूजी और पीजी की सीट्स बढ़ा रहे हैं। इस बार के बजट में भी आपने सुना होगा। तो आने वाले समय में पर्याप्त संख्या में हमारे पास चिकित्सक हो, हमारे पास स्पेशलिस्ट हो, इसकी तैयारी हमने कर ली है। और यहां तक कि जहां जहां हमने नए मेडिकल कॉलेजेस खड़े किए, हर जगह हम को लोकेशन में नर्सिंग कॉलेजेस भी खड़े कर रहे हैं। आपने बजट में सुना कि 1.5 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हम तैयार करने जा रहे हैं। 1 लाख के करीब हम मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स, क्योंकि आने वाले समय में हमारी बुजुर्ग आबादी बढ़ेगी, उसकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हम मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स की भी एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर रहे हैं। तो एक व्यापक पैमाने पर हेल्थ सेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और उसके सुदृढ़ीकरण के लिए काम हुआ है। लेकिन जब हम बात करते हैं, हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे स्पेशलिस्ट, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, हॉस्पिटल मैनेजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, इन सब की जरूरत है। लेकिन इनकी कैपेसिटी का निर्माण कहाँ होता है? इनकी कैपेसिटी का निर्माण होता है हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। और इसलिए एजुकेशन के क्षेत्र में भी हमें काम करने की जरूरत है। और भारत ने, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि स्वास्थ्य के साथ साथ जो शिक्षा का हमारा पिलर है उसे भी मजबूत किया है। और हमारी सरकार ने बहुत सारा काम किया जिससे स्कूली शिक्षा से लेकर जो हमारी हायर एजुकेशन है उसमें व्यापक बदलाव आ सके, क्रांतिकारी बदलाव आ सके। जहां हमने एक और पॉलिसी रिफॉर्म्स किए, वहीं हमने इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन भी किया। हमने डिजिटल इनोवेशंस को एजुकेशन में लाने का काम किया, तो हमने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में भी अपनी रैंकिंग को इंप्रूव किया। एक व्यापक स्तर पे काम हुआ है। स्कूली शिक्षा में मैं बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि हम नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए कि हमें रोट मेमोराइजेशन से आगे बढ़ना। हमारे बच्चों के अंदर जो हमारे स्कूली व्यवस्था में रटने की एक टेंडेंसी है, उस पर हमें पूर्ण विराम लगाना है और हमारे बच्चों के अंदर समझ कैसे विकसित हो, कौशल उनका कैसे बढ़ सके, इसके प्रावधान किए गए। पीएम श्री जैसे हमारे प्रयोग है जहां हम सरकारी स्कूलों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव कर रहे हैं। अब हम उन्हें स्मार्ट स्कूल बना रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं,
ताकि ग्रामीण अंचल में जो जहां सबसे वंचित तबके का समुदाय शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है, उन्हें बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिल सके। और सरकार ने तय किया है इस नई शिक्षा नीति में कि हम अपने ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाकर 100% पहुंचाएंगे, यानी एक भी बच्चा छूटने नहीं पाए, हर बच्चे की स्कूलिंग होने चाहिए, हर बच्चे का स्कूल में प्रवेश होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि हम जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे स्वास्थ्य में भी जब हम नई स्वास्थ्य नीति 2017 लेकर आए, 2017 की नीति कहती है कि हम जीडीपी के 2.5% को हेल्थ केयर पे खर्च करेंगे, लेकिन एजुकेशन में इससे भी ज्यादा हमने बड़ा टारगेट तय किया कि हम जीडीपी का 6%, और ये 2030 तक हमें करना है, लक्ष्य हमारे तय हैं, हमें इसको खर्च करना है। तो स्कूलों में एक बड़े पैमाने पर बदलाव हो रहा है। और इसी प्रकार जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन को लेकर भी सरकार ने बहुत सारा काम किया। ऐसी परिस्थितियां थी कुछ समय पहले तक, 12 साल पहले तक इस देश के अंदर, कि जो हमारे दूर दराज के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, छोटे कस्बों और शहरों में रहने वाले जो युवा हैं, उनके पास अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने के लिए उनके पास एक अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर पढ़ना है तो पर्याप्त अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलेजेस, लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स। ये हमारा चैलेंज था। लेकिन देश के हर कोने में रहने वाले, छोटे शहर, कस्बे, गांव से आने वाले युवाओं को भी उच्च शिक्षा में बेहतर अवसर मिले, इसके लिए सरकार ने हायर एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर की भी स्केलिंग की है। और हमारे देश में इन 12 सालों की प्रोग्रेस ये है कि कभी हमारे पास 760 यूनिवर्सिटीज हुआ करते थे, आज हमारे पास 1334 यूनिवर्सिटीज हैं। कभी हमारे पास 38,500 डिग्री कॉलेजेस हुआ करते थे, आज उनकी संख्या बढ़ के 52,000 हो गई है। अगर मैं प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करूं तो आईआईटीज हमारे पास 16 थे, आज 23 हो चुके हैं। आईआईएम्स हमारे पास 13 थे, आज 21 हो चुके हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस 387 थे, आज 818 हो चुके हैं। और हमारा सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो देश में 7 थे, आज हमारे पास 23 हो चुके हैं। दैट इज द ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। कैसे हम आगे बढ़े हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में। और सरकार ने लगातार ये कोशिश की है कि हर कोने में युवाओं को बेहतर अवसर मिले। और हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है युवा शक्ति। आज हम वी टेक प्राइड इन बीइंग द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, लेकिन अगर युवाओं के पास बेहतर शिक्षा के साथ स्किलिंग और रोजगार के अवसर ना हो तो इस युवा शक्ति के सामर्थ्य का उपयोग विकसित भारत की यात्रा में करना संभव नहीं है। इसलिए इनके कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर कैसे बने, इस पर भी सरकार ने अपनी दृष्टि केंद्रित की है। आज हमारे देश के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारे युवा हैं उनके लिए सरकार तमाम तरीके के प्रयोग कर रही है। अगर आप स्टार्टअप मिशन को देखें, कुछ साल पहले तक 2016 में हमने स्टार्टअप इंडिया मिशन को प्रारंभ किया। 2016 से पहले हमारे पास कितने स्टार्टअप्स हुआ करते थे? हमारे पास कुछ 100 स्टार्टअप्स होते थे। आज ये स्टार्टअप्स जो हमारे देश के युवाओं ने खड़े किए हैं, उनकी संख्या इतनी बढ़ गई है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। ये उभरते हुए भारत की ताकत है। भारत के अंदर कभी हमारे पास नालंदा और तक्षशिला जैसे यूनिवर्सिटीज हुआ करते थे, जहां दुनिया भर के लोग आके ज्ञान प्राप्त करते थे, लेकिन समय के साथ वो हमारी विरासत कहीं खो गई थी। हमारी सरकार ने उस विरासत को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास किया है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स में आज हम 4थे नंबर के देश हैं जिसका प्रतिनिधित्व है। यानी कभी हमारे 11 इंस्टीट्यूट्स इस रैंकिंग में खड़े होते थे, आज 56 इंस्टीट्यूट्स हमारे
इन वर्ल्ड रैंकिंग्स में खड़े हुए हैं। ये हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की उड़ान है। और आपने अभी बजट देखा, जब बजट में एजुकेशन के लिए इतना बड़ा एलोकेशन सरकार ने किया है, 1,39,000 करोड़ से ज्यादा का आवंटन केवल एजुकेशन सेक्टर के लिए है। और एजुकेशन में तमाम सेक्टर्स की तरह आज एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंटीग्रेशन की तरफ बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम ये मानते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक नई दिशा दे सकता है, एक नई राह दिखा सकता है। टीचिंग को, लर्निंग को हम दोनों में एक बदलाव ला सकते हैं, एक इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। टीचर्स के लिए जो टीचिंग टेक्निक्स हैं, रिसर्च टेक्निक्स हैं, उसको बेहतर बनाया जा सकता है। और बच्चों के लिए एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंटीग्रेशन करके हम विषयों की उनकी समझ को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन इसमें सावधानी केवल इतनी बरतनी है कि पहले हम अपने टीचर्स को उनकी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को लेकर उनकी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज हो, उनकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, क्योंकि जब हमारे टीचर्स प्रोफिशिएंट होंगे तभी बच्चों को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का कैसे सही उपयोग करना है और कैसे संतुलित उपयोग करना है, ये कर पाएंगे। और आपने देखा कुछ ही दिन पहले, इसी महीने में हमारे बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया कि हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई इन एजुकेशन तैयार करेंगे। और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईआईटी चेन्नई में, जिसकी शुरुआत माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कुछ ही दिन पहले की, और उसका नाम बोधन एआई है। तो ये एक नई हम उड़ान भर रहे हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम इंटीग्रेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम में कर सकें। हमारा जो नया बजट आया वो बहुत सारे ऐसे घोषणाओं के साथ आया जिसमें हम शिक्षा के, रोजगार के, स्किलिंग के अवसरों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बजट में एवीजीसी सेक्टर को आगे बढ़ाने की घोषणा हुई। 15,000 स्कूल्स और 500 कॉलेजेस जिनके अंदर एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित किए जाएंगे, ताकि इस बढ़ते हुए सेक्टर के लिए आने वाले समय में हमारे पास कम से कम 20 लाख प्रोफेशनल्स तैयार हो। और इसी प्रकार स्टेम डिसिप्लिन्स, जिसमें हमारे लिए गौरव की बात है कि आज दुनिया में अगर हम भारत की स्थिति देखें तो स्टेम डिसिप्लिन्स में जो महिलाओं की भागीदारी है वो सबसे ज्यादा है, 43% है। लेकिन इसका एक नेगेटिव पक्ष ये है कि जहां 43% हमारी महिलाएं स्टेम डिसिप्लिन्स को परस्यू करती हैं, अगर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन हम देखते हैं तो वो केवल 27% है। सरकार ने इस गैप की चिंता की, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और इस बजट में एक बहुत अहम घोषणा हुई। हमने हर जिले में जो हमारी देश की छात्राएं स्टेम एजुकेशन को परस्यू करना चाहती हैं, उनके लिए हमने हर जिले में एक विमेन हॉस्टल बनाने की घोषणा की है, ताकि ऐसी बहुत सारी देश की बच्चियां जो सुरक्षा कारणों से या तमाम अन्य इनसिक्योरिटीज की वजह से या अपने फैमिली कंस्ट्रेंट्स की वजह से, सोसाइटल बैरियर्स की वजह से अपनी स्टेम एजुकेशन को परस्यू नहीं कर पाती हैं, वो उन हॉस्टल्स में एक सिक्योर एनवायरनमेंट में रहकर अपनी स्टेम एजुकेशन को आगे परस्यू कर सके, ताकि आने वाले समय में हमें इन डिसिप्लिन्स में ज्यादा वर्कफोर्स में भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन देखने को मिले। और इसके साथ ही आपने देखा कि कैसे हमारी जैसे डिजाइन इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, तो हमारे बच्चों को एक वर्ल्ड क्लास डिजाइन एजुकेशन और ट्रेनिंग मिल सके, इसके लिए देश के पूर्वी हिस्से में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बनाने की घोषणा की गई है। क्योंकि एक रीजनल डिस्पैरिटी है कि हम दक्षिण में या पश्चिम में ही सारे डिजाइन इंस्टीट्यूट्स हैं, और पूर्वी हिस्से में देने से जो स्थानीय स्तर पर बच्चे हैं उनको एजुकेशन के साथ साथ स्किलिंग का भी एक मौका मिलेगा, और इससे वो अपने लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकते हैं। यानी एजुकेशन की जर्नी केवल डिग्री देने तक नहीं है, बल्कि कौशल प्रशिक्षण और उसके बाद रोजगार के अवसर मिल सके और देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हो सके, इस पूरे कॉन्टिन्यूम की हमने चिंता की है। और डिजाइन हमारे लिए सिर्फ कला नहीं है।
अगर भारत के प्रोडक्ट्स के हमने डिजाइनिंग के स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव किया तो हमारे देश के युवाओं के लिए ग्लोबल मार्केट्स भी ओपन हो सकते हैं, जो प्रोडक्ट्स वो बनाकर तैयार करेंगे। तो सरकार एक बड़े पर्सपेक्टिव्स के साथ काम कर रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, आपने देखा कि हमने 3 नए इंस्टीट्यूट्स बनाने का फैसला किया है। क्यों? क्योंकि आज हम चाहते हैं कि भारत बायोफार्मा में भी एक ग्लोबल हब बने, बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर, इसमें भी एक नई ताकत तैयार हो, इंडस्ट्री और एकेडेमिया का कोलैबोरेशन हो, हमारे देश के टैलेंट्स को नर्चर होने के लिए नए से नए अपॉर्चुनिटीज मिल सके। और इसके साथ ही एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा जो टाउनशिप्स, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स को बनाकर लेकर हुई, यानी हमारे एक ही जगह पर यूनिवर्सिटीज, रेसिडेंशियल अकोमोडेशंस, रिसर्च फैसिलिटीज, स्किलिंग सेंटर्स, इंडस्ट्री के आसपास जो मेजर हमारे इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स है उनके आसपास, तो हमारे युवाओं को शिक्षा भी मिल रही है, उनको इंडस्ट्री का एक्सपोजर भी मिल रहा है, उनको स्किल्स भी मिल रही है ताकि वो इंडस्ट्री रेडी हो सके और एम्प्लॉयमेंट में उनका अब्जॉर्प्शन हो सके। तो भारत सरकार की शिक्षा को लेकर जो सोच है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें शिक्षा में नई पद्धतियों को स्वीकार करना है, हमारे स्टूडेंट्स की जो समझ है, जो एनालिटिकल पावर है, उसको बढ़ाना है, एजुकेशन के साथ उन्हें राइट काइंड ऑफ स्किल सेट देना है और उन्हें एम्प्लॉयबिलिटी के लिए तैयार करना है। और इस पूरे पैकेज के साथ आज हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को ओवरहॉल किया जा रहा है। तो मैं आप सबको पुनः बधाई देती हूं कि एजुकेशन से जुड़े हुए बहुत सारे विषयों पर आप अलग अलग इंसाइट्स देंगे, नए नए विचार सामने आएंगे और इन तमाम मंथन और गहन विमर्श के बीच से मैं समझती हूं कि बहुत सारे ऐसे नए इनोवेटिव आइडियाज भी मिलेंगे कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को और बेहतरीन कैसे बना सकते हैं, देश की आने वाली पीढ़ी को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए और ज़्यादा हम एम्पावर कैसे कर सकते हैं। मैं आप सभी प्रतिभागियों को जो यहाँ पर आज अलग अलग सत्रों में अपने विचार रखेंगे, मैं उनको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका ये सेशन बहुत ही प्रोडक्टिव रहे और इस एजुकेशन कॉन्क्लेव के माध्यम से और कुछ नए हमें रास्ते इससे निकल के आए, एक नई राह मिले और सरकार को भी एक नए सुझाव मिले जिससे हमारे जो प्रयास हैं हम उनको और मजबूत कर सकें। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और दैनिक भास्कर को एक बार फिर शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए। जय हिंद।